आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबोरर और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। आम आदमी के लिए महंगाई रोजाना बुरी खबर लेकर सामने आ रही है। हर रोज महंगाई आवाम को झटका दे रही है। अप्रैल में खुर्दा महंगाई 8% के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है, जबकि फूड महंगाई की शरह 8% से भी ज्यादा रही। महंगाई से आम खास सभी परेशान हैं। अनाज से लेकर सब्जियों तक हर चीज में आग लगी हुई है, लेकिन सरकार खामोश है और अपोजिशन तमाशाई बना हुआ है। आखिर महंगाई का ये दौर कब खत्म होगा? आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार आवाम की परेशानियां बढ़ती जा रही। इस महंगाई से महंगाई आसमान छू रही है, सरकार खामोश है। ये महंगाई आखिर खत्म कैसे होगी? ये मुश्किल दौर कैसे खत्म होगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ गुलरेज शेख साहब हैं, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के। नौशाद मोमिन साहब सीपीआईएम लीडर हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब माहिर माशियात इकोनॉमिस्ट हैं। और कुछ देर में मेरे साथ कांग्रेस के लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले नौशाद मोमिन साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि मुल्क में महंगाई लगातार बढ़ रही है और हर रोज जो है वो दूसरे दिन से, यानी गुजरे हुए दिन से ज्यादा महंगाई लेकर आता है। तो इस महंगाई को अपोजिशन कैसे देख रहा है? हालांकि महंगाई तो बढ़ रहा है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से कोई नाराजगी इसमें जाहिर नहीं की जा रही है। बहुत शुक्रिया हुरैरा साहब। मुल्क की सूरत हाल जाहिर है कि अवाम के सामने हाजिर है। मसला ये है कि हमारी मईशत रोज अफजो है और ये इल्जाम आयद करना कि अपोजिशन खामोश है सरासर गलत है जी। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि अपोजिशन की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ रियासतों में, बिलखुसूस कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमेशा महंगाई के खिलाफ आवाजें बुलंद की गई हैं। आपके इल्म में इजाफा के लिए मैं अर्ज कर दूं कि कुछ दिनों पहले इंडस्ट्रियल स्ट्राइक किया गया था मुल्की सतह पर। उस स्ट्राइक का नतीजा यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान भर में गरीब, दबे कुचले और मजदूर तबका के लोगों ने उस स्ट्राइक में हिस्सा लिया। अलमिया यह है कि जिस तरह से नौशाद देखिए, कुछ हिस्सों में एहतजाज हो सकता है, आप लोगों ने एहतजाज किया हो, लेफ्ट ने एहतजाज किया हो, लेकिन जिस तरह से एहतजाज किया जाना चाहिए था, जिस तरह से आवाम परेशान है, जिस तरह से कमजोर और गरीब परेशान है, बल्कि गरीब परेशान नहीं, यहां तो जो मिडिल तबका है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो जिस तरह से आवाज उठनी चाहिए थी उस तरह से आवाज नहीं उठ रही है। मैं गुलरेज शेख साहब आपके पास आना चाहूंगा। गुलरेज शेख जी, एक तरफ हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो मजबूत होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, इसके दोनों कारण हैं, एक साथ ही है। रुपया का जो कमजोर होने का मुख्य कारण है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे उनका निकलना। वो क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था फेडरल रिजर्व ने उसमें विस्तार किया है, तो उसकी वजह से रुपया का जो डॉलर निकला है वो मेन एक कारण है कि जिसकी वजह से रुपया कमजोर हुआ है। फिर लेकिन यदि आप अभी बात करें इन्फ्लेशन की, तो हम मानते हैं कि इन्फ्लेशन है 7.79% है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के हिसाब से भी इन्फ्लेशन है, क्योंकि हमारी सरकार ने आरबीआई एक्ट में संशोधन लाकर 6% के ऊपर
इन्फ्लेशन की दर की कैपिंग की है। अब 6% से जो भी है वो जो ज्यादा है वो इन्फ्लेशन में आता है। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक अपना कर्तव्य कर रही है। क्या कर्तव्य कर रही है कि जिस प्रकार से ब्याज की दरें जो बढ़ाई गई है वो इसीलिए बढ़ाई गई है क्योंकि जब ब्याज की दर बढ़ती है तो उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन कम होना शुरू होता है। बेसिस पॉइंट पे 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है। लेकिन इन्फ्लेशन की यदि आप बात करें ना तो इन्फ्लेशन केवल भारत तक सीमित नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में 30 साल में सबसे महंगा इन्फ्लेशन की दर वर्तमान में चल रही है। यही स्थिति यूनाइटेड स्टेट्स में ऐतिहासिक रूप से 70 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट एनकाउंटर कर रही है। इसीलिए फेडेक्स ने अभी बेसिस पॉइंट पे जो उनका बेसिस पॉइंट है उसमें 50 पॉइंट का चेंजेस किए हैं। तो इन्फ्लेशन है, लेकिन इन्फ्लेशन का यदि आप बात करें तो बेसिकली जो 6 प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो वो हमारे यहाँ नहीं है। कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो कुछ प्रतिशत कोर इन्फ्लेशन जरूर है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डेफिनेटली है क्योंकि फ्यूल की कीमतें, विशेषकर जो यूक्रेन वॉर हुई है उसके कारण फ्यूल की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। वेज इन्फ्लेशन हमारे यहाँ नहीं है, हाइपर इन्फ्लेशन हमारे यहाँ नहीं है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कुछ हद तक है। तो आप ये देखिए कि 6 जो पैरामीटर होते हैं उसमें भारत में 2 या 1.5 पैरामीटर पर इन्फ्लेशन है, बाकी 4 साढ़े 4 पैरामीटर पर नहीं है। चलिए इसको हमारे साथ मसूद साहब भी जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, एक्स मिनिस्टर हैं कांग्रेस के, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं मेरे साथ। शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शकीलुज़्ज़मान साहब, पूरे हिंदुस्तान का दौरा आप करते हैं, शहरों शहरों जाते रहते हैं। जो महंगाई है और उस महंगाई पर जो सरकार का तर्क है कि कोविड का दौर रहा और उसके बाद यूक्रेन और रशिया के जो हालात हैं और बहुत सी चीजें सरकार तर्क दे रही, लेकिन इस महंगाई को किस तरह से देखा जाए? महंगाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। महंगाई के लिए सरकार के पास कोई फार्मूला नहीं है और वो बहाना बनाने के लिए उनके पास कोविड भी आ जाता है। और अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी 2 दिन पहले मैंने देखा कि 107 या 8 रुपए रेट, यानी इंटरनेशनल रेट जो है वो घटा है। और आज जो रेशियो बताया गया है कल जो महंगाई का, 2014 के बाद सबसे ज्यादा महंगाई की दर अभी है 7 समथिंग जो आई। तो सवाल पैदा ये होता है कि सरकार अगर ईंधन की कीमतें इंटरनेशनल 14 के बाद बहुत घटी थी तो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम तो घटे नहीं थे, रोज बरोज बढ़ाते गए, यानी कि छक्का मारता चला गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और नेचुरल है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आपने बहुत पैसे कमाए। आप खुद कहते हैं कि इनकम टैक्स की भी वसूली और जीएसटी की वसूली सबसे ज्यादा हुई है। तो ऐसे वक्त में जब जनता को राहत देने के लिए आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन लाना चाहिए, उस टाइम में आप जीएसटी वसूलेंगे तो महंगाई कैसे रुकेगी? एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी आप बता रहे हैं कि कोविड की वजह से मार्केट डाउन हुई है। अरे भाई, मुझे तो अफसोस से कहना पड़ रहा है या खुशी से हम कहें इस बात को कि कोविड के कारण आम जनता, गरीबों को खाना पीना मुश्किल हो गया, लेकिन हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अडानी अंबानी और दूसरे लोग, उनकी इनकम तो एकदम दिनों दिन लाख चौगनी होती चली गई और दुनिया में उनकी लिस्टिंग जो है बहुत ऊपर हो गई कोविड के दरमियान में। तो कोविड के बीच में हमारी जो नीतियां हैं वो गलत नीतियों के कारण पैसे जो है किसी खास लोगों के पास चले गए और आम जनता के पास कुछ रहा नहीं। मुल्की जर मुबादला का भी जो जहां तक आप कह सकते हैं वो भी शकीलुज़्ज़मान साहब कम हो गया है। शकीलुज़्ज़मान साहब, अब शकीलुज़्ज़मान साहब, लेकिन कुछ साल पहले तक हम देखते थे मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी कि थोड़ी सी महंगाई या चीजों के रेट जो बढ़ते थे उस वक्त किस तरह से हंगामा होता था, भारत बंद मनाया जाता था
और प्रोटेस्ट और एहतजाज होते थे, लेकिन वो अब चीज देखने को नहीं मिल रही है। रुपया तारीखी निचले सतह पर है इस वक्त, और इसके अलावा महंगाई देख लीजिए, तारीख की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर महंगाई इस वक्त है, लेकिन कोई हंगामा नहीं दिख रहा है। क्या अब आवाज इसके खिलाफ, कोई आवाज नहीं उठ रही महंगाई के खिलाफ? अबू हरेरा भाई, आज जानते हैं कि आज का दौर जो है मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया का दौर है, और दूसरे हर तरह के है। जब वो पीरियड था, जिस पीरियड की बात मनमोहन सिंह के वक्त की बात कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त हमने इस तरह से, जो पूरी दुनिया में जो रेसिस्टेंट था उसमें बचाया था, फिर भी जब भी कोई चीज के होते थे हंगामा होता था। आज भी अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से पूरा करता है, आंदोलन भी होता है, प्रोटेस्ट भी होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी मीडिया, जो आज की मीडिया है, वो मीडिया जनता के सामने उन बातों को आज उस तरह से मुखर रूप से नहीं ला पाती, अपनी जिम्मेदारी भी नहीं पूरी करती है, और जो इस तरह के सरकार के विरोध में प्रदर्शन होते हैं, उनके ऊपर उनको जिस तरह से फोकस करके दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते, जिसकी वजह से ये सवाल है कि आपने जो कहा कि हम जो अपोजिशन है, नहीं तो कांग्रेस कहां सड़कों पर महंगाई को लेकर? हमें अभी अभी पूरे हिंदुस्तान भर में प्रखंड स्तर पर महंगाई के लिए हमारा प्रदर्शन हुआ, लेकिन सवाल पैदा होता है कि इस दौर में तो मीडिया का दौर है ना, अगर 10 आदमी के प्रदर्शन को, एक नेता के बयान को दिन भर दिखाया जाता है, वही लगता है न्यूज है, और जो न्यूज है वो न्यूज नहीं लगता है। आप देख रहे हैं आज के जमाने में, तो हमारी ये मुश्किल ये है कि आप सोशल मीडिया नहीं, राहुल गांधी जब इस महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरेंगे तो पूरा मीडिया मजबूर होगा दिखाने के लिए, शकील-उज़्ज़मा साहब, और अगर वो ड्राइंग रूम में बैठकर 2-4 ट्वीट कर देंगे तो फिर कहां कोई दिखाएगा, उसका सिर्फ तस्करा ही होगा। 15 दिन पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और दुनिया, हमारे जितने भी रैंक एंड फाइल के लीडर थे, हर स्टेट में जाके प्रदर्शन किया उन्होंने, हम लोग प्रदर्शन में शामिल थे। तो प्रदर्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है, हर बात को हम बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, आप कह रहे हैं कि आवाज उठाई जा रही है, आवाज उठाई जा रही होगी, लेकिन जैसी आवाज पहले उठाई जा रही थी उस तरह का हंगामा नहीं है, उस तरह की आवाज नहीं उठ रही है, ये कहिए कि वो आवाज सुनाई नहीं दे रही है। मैं प्रोफेसर मोहम्मद, एक सेकंड में अपनी जी बात पूरी कर लीजिए। एक सेकंड में कह रहा था कि आप बहुत सही कह रहे हैं कि वो उस तरह का हंगामा यह दिखाई नहीं पड़ रहा है। सवाल तो ये है कि दिन भर अगर हम हिंदू मुसलमान ही सिर्फ दिखाते रहेंगे टीवी पर, हम अब बनारस और दूसरे इश्यूज जो कम्युनल है, जो उस सिचुएशन को दिखाते रहेंगे, कोर्टों में भी वही चीजें जाती रहेंगी, तो ये चीजें मीडिया की नजर से महंगाई दूर है। हम तो आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आप कम से कम इस इशू पर डिबेट कर रहे हैं। बाकी बताइए ना, कौन सी मीडिया जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है महंगाई के ऊपर डिबेट कर रही है? नहीं, चलिए ठीक है, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं प्रोफेसर मोहम्मद मसूद साहब आपके पास आना चाहूंगा। मसूद अहमद साहब, सर, इस महंगाई को कैसे देखा जाए? वो लोग तो ये सवाल करने लगे हैं कि बड़ा लंबा दौर एक तरह से महंगाई का हो गया, ये दौर खत्म कब होगा? टमाटर कब वही 10 रुपए में बिकेंगे? आलू 10 रुपए में 4 किलो कब मिलेंगे? नींबू जो है वो 5 रुपए के 5 नींबू, इस तरह से, मतलब ये महंगाई का जो दौर है ये खत्म कैसे होगा? नाजरीन, शुक्रिया। मैं अपने कोलीग्स को, जो दोस्तों को, जब से अपना अपना पर्सपेक्टिव रख रहे थे, मैं सुन रहा था। बात यह है कि देखिए, जहां तक इन्फ्लेशन का मामला, अफरात ज़र का, ये आमतौर पे पूरी दुनिया में होता है, जैसे मेरे दोस्तों ने कहा है, मगर सवाल ये है कि इन्फ्लेशन की हद क्या होना चाहिए हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान के तरीके के एशियन मुल्क है उसको क्या होना चाहिए। इसके देखिए 2 पैरामीटर्स है जो मापने का जो मामला है कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। पहले मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूं। दुनिया में तकरीबन 190 मुल्क है जिसका एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 3.5% है, 3.5, 3.5% है। और मुझे परेशानी ये है कि हम जो अब रिटेल इन्फ्लेशन की जो बात कर रहे हैं, जो अप्रैल के फिगर आए 7.79% जो है,
ये जो अलार्मिंग इस वास्ते है कि परेशानी का बायस ये है कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनका एक टॉलरेंस लेवल है जो आप लोग जानते हैं। जब कोई भी चीज अगर टॉलरेंस लेवल से ऊपर जाती है, जो आरबीआई ने कहा कि 6% हम टॉलरेट कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, मगर मसला ये हो गया कि 6 पॉइंट जो टॉलरेंस लेवल है और हमारा जो लेवल है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और रिटेल इन्फ्लेशन का, वो 7.79, इसका मतलब 8% है। 6% की जगह 8% का मतलब ये है कि तकरीबन टॉलरेंस लेवल से 1/3 ऊपर जा चुका है। ये है, और इससे बड़ा मसला ये है कि देखिए, मईशत का मामला सिर्फ 1-2 फिगर देखने से नहीं होता है। मेरे जैसे आदमी के लिए परेशानी का बायस ये है कि ईडेबल आइल्स है। अगर आप सेक्टोरियल स्पेशलाइजेशन में जाएंगे, ईडेबल आइल में आप देखिए, फिगर देखिए आप, अप्रैल का 17.2% इन्फ्लेशन है, 17.2% इन्फ्लेशन है। और उसी तरीके से और एक परेशानी का बायस है, जैसा वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स है वो 15.4% है, 15.4 मार्च और अप्रैल में आ रहा है, ये है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, जैसा होलसेल इंडेक्स होता है, जो होलसेल जो पूरे हिंदुस्तान में चलता है, वो 14.5% है। देखिए, एज ए इकोनॉमिस्ट और मईशियत में हम लोग जब रहते हैं, पूरी दुनिया में जो डबल डिजिट का जो इन्फ्लेशन रेट होता है, चाहे कंट्री को हो, यानी तो अर्बन हो या और रूरल हो या कोई सेक्टर के लिए हो, ये बहुत ही भयानक होता है। तो मेरी जो परेशानी है हम जैसे लोगों की, वो रिटेल इन्फ्लेशन तो अपनी जगह 7.79%, मगर ये ईडेबल ऑयल 17% और दूसरा वेजिटेबल 15%, होलसेल इंडेक्स, ये जरा परेशानी। इसे आम आदमी की जेब पर इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल एग्री होता हूं। बिल्कुल, मैं गुलरेज शेख साहब, मैं मसूद साहब दोबारा से आपके पास आऊंगा। मसूद साहब, जो चीजें आपने बताई इस पर दोबारा से हम बात करेंगे। मैं गुलरेज शेख साहब, जो बात यहां पर प्रोफेसर मसूद बता रहे हैं कि अलार्मिंग है, जो सिचुएशन है ये अलार्मिंग है, इसे इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसे ये कह देना कि सरकार इस पर गौर व फिक्र कर रही है, ये यूक्रेन और रशिया जंग की वजह से इस तरह के हालात हैं, कोविड की वजह से इस तरह के हालात हैं, जो हालात है ये अलार्मिंग है। नहीं तो ये अलार्मिंग हालात जो है वो हमसे ज्यादा इन्फ्लेशन की दर यूनाइटेड स्टेट्स में है, पूरे यूरोप में है, आसपास के सभी देशों में है। तो अलार्मिंग ये जो इन्फ्लेशन की दर है ना भाई साहब, ये पूरे विश्व के लिए है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान। और हम तो मानते हैं ये जो 6% की बात हमारे पूर्व जो, तो आप बार बार जो मिसाल अमेरिका और यूके की दे रहे हैं, तो वो हो सकता है कि इस सिचुएशन से वो निकल जाएं या अपने आप को वो एक तरह से कंट्रोल कर लें। हम भी निकल जाएंगे, हम भी निकल जाएंगे। ऐसा कोई हमारी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है, हमारा फॉरेन रिजर्व भी बहुत ज्यादा है, और तो हम भी निकलेंगे उससे। और यदि थोड़ा सा हम पास्ट में जाएं, देखिए ये 6% की जो कैपिंग है, इसके विषय में मुझसे पूर्व वक्ता भी बोल रहे थे कि जो हमारी सहने की कैपेसिटी है उससे ये 1/3 ज्यादा है, कि लगभग 8% हो रहा है। तो ये 6% की कैपिंग भी नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने की थी। इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको प्रकाश डालूं चीजों पर, तो 2014 में जरूर 7% थी, लेकिन उसके पहले यदि आप इन्फ्लेशन की दर की बात करें, 2010 में 12% थी, 2009 में 11% थी, मतलब डबल डिजिट में इन्फ्लेशन की दर थी। यदि पूरा मोदी कार्यकाल को देखें 8 वर्ष का, तो ये लगभग आता है 5, 5.25, 5.5% के आसपास एवरेज आता है। तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा, और कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। प्लस मैं आपको ये भी बताऊं, फ्यूल की वजह से जो हुआ है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वैश्विक स्तर पर डेफिनेटली फ्यूल के जो रेट्स बढ़े हैं वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे फ्यूल के रेट्स हो या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रेट्स हो। तो शकील अंसारी साहब, शकील साहब, जिस तरह सरकार करे कि इस पर कंट्रोल हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि इस महंगाई पर, रुपये की हालत देख लीजिए कितना बेचारा कमजोर होता चला जा रहा है, महंगाई उधर बढ़ती चली जा रही है, क्या आपको लगता है कि कंट्रोल होने वाली सूरत हाल है? नहीं, रुपये का रुपये में जो गिरावट है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी जाने की वजह से है। चलिए ठीक है, शकील साहब इसका जवाब दे रहे हैं। जी शकील साहब, हाँ, मैं ये कह रहा हूं, इनके जो एटीट्यूड है ना, उस एटीट्यूड से तो ये जनता में महंगाई क्या बढ़ रही है उसके बारे में इनका कोई ख्याल नहीं है। इसलिए नहीं कि आप जरा याद कीजिए
जब मोदी जी की सरकार आई थी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंटरनेशनल मार्केट में रेट डाउन हो गए थे, बहुत डाउन हो गए थे, लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल के रेट को इन्होंने घटाया नहीं, बल्कि इन्होंने कह दिया कि हम नसीब वाले हैं, और नसीब वाले हैं तो अपनी तिजोरी को भर लिया इन्होंने। तिजोरी को भर तो लिया, लेकिन तिजोरी जो राष्ट्रीय खजाना होता है वो किसका होता है? जनता के लिए होता है ना। रोज बरोज जो भी सहूलतें सरकार मैं गुलरेज जी आ रहा हूं जी, उसको आपने खत्म कर दिया, नुकसान नीचे ले आए। आप जब सब्सिडीज घटेगी, किसानों को प्रोडक्शन मिल रहा है, उनको पैसे नहीं मिलेंगे, जब आपकी नौकरियां कोविड में आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो नेचुरल है और डिसेंट्रलाइज हुआ। आपकी मनी जो है रुपए। ठीक है गुलरेज जी, बहुत मुख्तसर में अपना जवाब दीजिए, फिर मसूद साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मोमिन साहब आ रहा हूं आपके पास जी। ज्यादा मुझे मालूम है जो पूर्व वक्ता थे वो पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनको अच्छी तरह पता होगा कि कांग्रेस के जो यूपीए कालखंड में सरदार मनमोहन सिंह के समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमने पैसा कमाया, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से या एक्साइज से कमाया, उससे हमने बॉर्डर के रोड बनाए हैं, हमने उससे हमारी आर्म्ड फोर्सेस का नवीनीकरण किया है, उससे राफेल के विमान। लेकिन एक आम आदमी की भी फिक्र करनी होगी ना, एक आम आदमी की भी फिक्र करनी होगी जो आज महंगाई से परेशान है। गुलरेज जी, आप बॉर्डर पे सड़कें बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। रफेल में तो गड़बड़ी हुई के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य रफेल जो आने वाले थे, कार्ड हमने दिया है, मुफ्त में गैस की रसोई घर तक पहुंचाई है, खाद्यान्न ने पहुंचाया है, चावल पहुंचाया है, गैस सिलेंडर आपने दे दिया, लेकिन गैस महंगी भी कर दी। 1150 रुपए की गैस भी आपने कर दी। गैस सिलेंडर तो मुफ्त दे दिया, लेकिन गैस महंगी कर दी। मैं मसूद साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। मसूद साहब के पोजीशन में ठीक है, देखिए मेरे पास टाइम कम बचा। मसूद साहब, क्या इस महंगाई पर कंट्रोल हो सकता है? कैसे महंगाई कंट्रोल होगी? इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? के ऊपर होता है, तरीका होता है, जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो रिजर्व बैंक बढ़ा देती है, वही कर रहा है। ठीक है, मसूद साहब को सुन लेते हैं जी। जी मैंने कहा कि मईशत का जो इकोनॉमी का मामला होता है हर कंट्री में, वेस्ट में भी, ये पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर होता है। अब जैसे कि दो जो रीजंस थे वो अपनी जगह है, कोविड और क्या यूक्रेन का, ये तो पूरी दुनिया में था, मगर अब जो मामला है, और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप टॉप 10 कंट्रीज को जाएंगे जो इन्फ्लेशन से क्या है मालूम, बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है। सऊदी अरब में 1% है, और बहरीन जो है उसमें भी क्या 0.5% है। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मालदीव्स जो है ये इसमें 0.5% इन्फ्लेशन है। ठीक है, देखिए इंडिया की डेमोग्राफी अलग है, साइज अलग है, ये कंट्रीज का साइज अलग है, लेकिन सब में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारा जो प्रोडक्शन है, देखिए प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं? अगर इम्बैलेंस है हमारे प्रोडक्शन में, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई अगर हमारे पास कम है, और क्या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा अगर है, तो ये तो इकोनॉमिक इश्यूज आएंगे ही आएंगे, समझ जाओ। तो ये जो रिटेल सेक्टर है, जो रिटेल सेक्टर में अगर आप देखेंगे 5% से कम है, तो ये प्रोडक्शन का लेवल बढ़ना चाहिए, और क्या है प्राइस लेवल है वो कंट्रोल होना चाहिए, और ये एसएमआई कोशिश है। ये महंगाई घटेगी आने वाले दिनों में, महंगाई, मसूद साहब महंगाई घटेगी आने वाले दिनों में, छुटकारा मिलेगा इससे? अभी एक 3 महीने के बाद कुछ हम सोच सकते हैं, मगर अब फिलवकत ये रिकवरी में जाना पड़ेगा हमारे को। ये 7.79% जो आया है, तो बिल्कुल, यानी आने वाले कुछ दिनों तक भी इस महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली है। सरकार को इस पर सोचना होगा, रिजर्व बैंक को इस पर सोचना होगा कि किस तरह से आम आदमी की जो कमर टूट रही है, आम आदमी की जेब पर जो बोझ पड़ रहा है, इस पर कैसे इसका हल निकाला जाए, यह सरकार को सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब, नौशाद मोमिन साहब, गुलरेज शेख साहब और शकील उज़्ज़मान अंसारी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।